रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ महचमी लेक्चर बॉटनी। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे किंगडम मोनेरा, जिसमें हमने सर्टेन जो करैक्टर्स थे बैक्टीरिया के उनको डिस्कस कर लिया था और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स उसमें मौजूद होते हैं डिफरेंट बैक्टीरिया में, वो भी हम डिस्कस कर चुके थे। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया अपनी फ़ूड कैसे हासिल करते हैं। तो ज़ाहिर है बैक्टीरिया क्योंकि रिप्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया में ग्रोथ होती है, बैक्टीरिया में मेंटेनेंस फंक्शन होते हैं, तो उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है और एनर्जी जो है फूड से हासिल होती है। तो फूड को फिर हासिल करने के डिफरेंट है मेथड हैं। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक नेचर के भी होते हैं, बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक नेचर के भी होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक नेचर भी होती है और सेप्रोफिटिक नेचर भी है, और पैरासिटिक बैक्टीरिया भी जो है वो मौजूद होते हैं। तो मोस्टली जो बैक्टीरिया हैं वो हेटरोट्रॉफिक हैं, यानी वो अपनी फ़ूड ख़ुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि वो बनी बनाई फ़ूड को जो है वो हासिल करते हैं। तो हेटरोट्रॉफिक में वो दो तरह की लाइफ फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर वो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, यानी वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से फ़ूड को लेते हैं, या फिर वो पैरासिटिक बैक्टीरिया यानी वो लिविंग होस्ट के ऊपर रहते हैं और उससे अपनी फ़ूड भी लेते हैं और उसको नुकसान भी पहुँचाते हैं। सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब डेड ऑर्गेनिक मैटर उन्हें कहाँ से मिलता है? सॉइल से, बिकॉज सॉइल इज़ फुल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस इज़ द मटीरियल रिजल्टिंग फ्रॉम द पार्शली डिके ऑफ प्लांट एंड एनिमल, यानी जो जानवर मर जाते हैं या प्लांट्स के पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं, रूट्स वगैरह गिरी हुई हैं, तो जब उनकी डिकम्पोजिशन होती है और पार्शल डिकम्पोजिशन होती है तो उसके नतीजे में जो चीज़ बनती है वो ह्यूमस है। ह्यूमस के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में से सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया अपनी फूड को हासिल कर लेते हैं। Many soil inhabiting bacteria have very extensive enzyme system that break down the complex substance of humus to simpler compound। अब क्योंकि ह्यूमस जो एक ह्यूमस है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और बैक्टीरिया सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड को या सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो एब्जॉर्ब कर सकती हैं, तो उसके लिए उनके अंदर ख़ास तरह के एंजाइम्स होते हैं जो उनकी डिकम्पोजिशन कर देते हैं। Bacteria can then absorb and utilize these simpler substances as a source of energy। Parasitic bacteria हमारे पास दूसरी फॉर्म आ जाती हैं, they get their nutrition from the host। Second type जो है that is autotrophic, यानी जो अपनी फूड खुद तैयार कर सकते हैं। अब जो खुद फूड तैयार कर सकते हैं उसके हिसाब से भी हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में क्लोरोफिल मौजूद होता है, बट दिस क्लोरोफिल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द क्लोरोफिल ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। Unlike most green plants which have their chlorophyll in chloroplast, bacterial chlorophyll is dispersed in the cytoplasm। क्योंकि हमें पता है बैक्टीरिया का जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक होता है और उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, तो किसी किस्म का कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, बस उनका जो क्लोरोफिल है वो उनके साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हुआ होता है। इसके अलावा फोटोसेंसिस के दौरान में बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर, यानी आपको पता है कि प्लांट्स फोटोसेंसिस में पानी को इस्तेमाल करते हैं, ये हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करते हैं एज अ हाइड्रोजन सोर्स एंड लिबरेट सल्फर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। जाहिर है पानी जब यूज़ होगा तो ऑक्सीजन निकलेगी और जब हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ होगा तो सल्फर जो है वो ऑक्सीजन की जगह पर रिलीज़ होगी। दूसरी टाइप हमारे पास आती है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो हैं वो शामिल होते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। They oxidize inorganic compound like ammonia, nitrate, nitrite, sulfur or ferrous ion and trap the energy thus released for their synthetic reaction। The overall reaction of photosynthesis in photosynthetic bacteria can be written as, जैसे इन्होंने अब आपको photosynthesis का वो बताया हुआ है, रिएक्शन बताया हुआ है, जैसे प्लांट्स के अंदर होता है वैसे ही इनके अंदर है, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पर प्लांट्स में वाटर यूज़ हो रहा होता है, लेकिन इनके केस के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ हो रही है। इस जगह पर आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। बाकी रिएक्शन उसी तरह से लाइट के अंदर होगा और क्लोरोफिल जो है वो उसको इसके अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा होगा और उसके नतीजे में हमारे पास बनेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर और सल्फ़र जो है वो गैस की फॉर्म में जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। एग्जाम्पल आ जाते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया आर द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फिर है रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया। रेस्पायरेशन का प्रोसेस कैसे कर रहे हैं? तो रेस्पायरेशन जो है इनके पास दोनों तरह की हो सकती है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और एनारोबिक जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती।
Bacteria which are able to grow in the presence of oxygen are called the aerobic bacteria, while those which can grow in the absence of oxygen are called the anaerobic bacteria. इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया होते हैं फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, यानी ना वो एरोबिक है ना वो एनारोबिक है, यानी उनमें डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर. अगर उन्हें ऑक्सीजन मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उसका जो है उनकी ग्रोथ के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा होता. तो इस एक और टाइप है, 4 टाइप आ जाती है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, वो जिन्हें बहुत थोड़ी सी अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. यानी हमारे पास रेस्पिरेशन के हिसाब से 4 तरह के बैक्टीरिया हैं, एरोबिक, एनारोबिक, फैकल्टेटिव एंड माइक्रो एरोफिलिक. यहाँ पर आपको येलो बॉक्स में एग्जांपल्स दी हुई हैं. सूडोमोनास जो है एरोबिक बैक्टीरिया है, स्पाइरोचीट एनारोबिक बैक्टीरिया, इकोलाई फैकल्टेटिव बैक्टीरिया एंड कैमेलोबैक्टर इज़ माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया. तो जब आपसे इनकी डेफिनेशंस पूछी जाएंगी तो आपने इन एग्जाम्पल्स को जो है वो डेफिनेशन के साथ ही लिखना होगा. फिर आता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, यानी ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से अपनी तादाद को बढ़ाते हैं. तो इस तरह से हमें पता तो है इनमें कोई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टाइप तो कुछ भी नहीं पड़ा होता. हाँ, इनमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है और ख़ास तौर पे इनमें जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है दैट इज़ बाइनरी फिशन. ये बाइनरी फिशन जो है करते हैं. बाइनरी फिशन ये आपको दिखाई गई है, यानी एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया में. बाइनरी का मतलब होता है 2, फिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन. यहाँ पर देखें ब्रेक डाउन हो रहा है और 2 बैक्टीरियम जो है उसके रिजल्ट में बन रहे होते हैं. इन बाइनरी फिशन पेरेंट सेल इन लार्ज, पहले पेरेंट सेल का साइज़ बढ़ता है, उसके क्रोमोसोम डुप्लीकेट करते हैं. आप देख सकते हैं पहले उसका साइज़ बढ़ा, फिर उसके क्रोमोसोम जो है वो डुप्लीकेट कर गए. फिर उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंच करती है इनवर्ट साइड के ऊपर और सेंटर से वो पिंच करती फिर उस तरह से न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है और सेल और पिंच करती हुई सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ख़त्म हो चुकी होती है और सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. इस तरह से जो है इनकी वो बन रही है. वंस द डिवीजन इज कंप्लीट बैक्टीरिया ग्रो एंड डेवलप देयर यूनिक फीचर्स. द इंटरवल ऑफ टाइम अंटिल द कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट डिवीजन इज कॉल्ड द जनरेशन टाइम. यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जितना भी टाइम लग रहा है उस टाइम को हम कहते होते हैं जनरेशन टाइम. तो ये जनरेशन टाइम है. अब बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है उसको हम 4 फेजेस में करते हैं, लैग फेज़, लॉग फेज़, स्टेशनरी फेज़ और उसके बाद आ जाती है डेथ फेज़. लैग फेज़ में क्या है, इट इज़ अ फेज़ ऑफ नो ग्रोथ. बैक्टीरिया प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर डिवाइडिंग, यहाँ पर बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवाइड करने के लिए, यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही है. लॉग फेज़ में क्या हो रहा है, रैपिड ग्रोथ है, बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट. स्टेशनरी फेज़, बैक्टीरिया की जो डेथ रेट है और बैक्टीरिया का जो रिप्रोडक्शन रेट है वो दोनों बराबर हो रही है. जितने बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उतने बैक्टीरिया की डेथ हो रही है. डिक्लाइन फेज़, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो रिप्रोडक्शन वाली फेज़ है वो डिक्लाइन हो गई, कम होना शुरू हो जाती है और डेथ रेट जो है वो ज़्यादा हो जाती है. Bacteria lack traditional sexual reproduction and mitosis. However, some bacteria transfer genetic material from a donor bacterium to a recipient during the process called the conjugation. ये हमने पीछे पिलाई वाले टॉपिक में पढ़ा था कि इनमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं पाई जाती, लेकिन ख़ास तरह में ये अपने जेनेटिक मटेरियल को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं. वो प्रोसेस कॉन्जुगेशन कहलाता है और उसके लिए वो जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं वो पिलाएँ हैं. इनको हम सेक्स पिलाई भी कहते हैं. दे ट्रांसफ़र जेनेटिक मटीरियल. Conjugation produce new genetic combination that may allow the resulting bacteria to survive under the great variety of condition. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया. तो हम बैक्टीरिया को जो है वो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. तो क्योंकि इस वजह से क्योंकि बैक्टीरिया जो हैं वो डिजीज़ कॉजिंग भी होते हैं, बैक्टीरिया स्पॉइलेज भी करते हैं, फूड को ख़राब करते हैं, इसलिए उनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. कंट्रोल करने के लिए हमारे पास फिज़िकल मेथड्स हैं और केमिकल मेथड्स हैं और इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन है. इन 3 मेथड्स के थ्रू जो है वो हम बैक्टीरियम को कंट्रोल कर रहे होते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं फ़िज़िकल मेथड. फ़िज़िकल मेथड में हम स्टीम यूज़ करते हैं, ड्राई हीट, गैस, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस, रेडिएशंस को यूज़ करते हैं. द प्रोसेस इन विच वी यूज़ फिजिकल एजेंट्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस. यानी जिसमें हम ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस का नाम देते हैं. स्टेरिलाइजेशन जो है वो डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन मेथड है, यानी इसमें जो है ना वो बिल्कुल मर जाते हैं बैक्टीरिया वगैरह. हाई टेम्परेचर इज़ यूजली यूज इन द माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स फॉर कंट्रोल ऑफ माइक्रोब्स. बोथ ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट आर इफेक्टिव. यानी हाई टेम्परेचर में हम ड्राई हीट भी यूज़ कर सकते हैं, मॉइस्ट हीट भी यूज़ कर सकते हैं. मॉइस्ट हीट से होता क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें प्रोटीन्स आपस में कोगुलेट कर जाती हैं, यानी आपस में मिलकर जम जाती हैं और उस तरह से फिर क्या हो जाता है, बैक्टीरिया मर जाते हैं. ड्राई हीट जो है इट कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्सेंट्रेट ऑफ माइक्रोब एंड किल देम. सर्टन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बिलो 300 नैनोमीटर इफेक्टिव, क्योंकि आपको पता है जितनी कम वेवलेंथ होती है एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है.
तो 300 नैनोमीटर से कम की हम वेवलेंथ इस्तेमाल करते हैं, इट मीन्स बहुत ज़्यादा एनर्जी की हम वेवलेंथ इस्तेमाल करते हैं तो बैक्टीरिया मर जाती हैं। आमतौर पर इसमें हम गैमा रेज को यूज़ करते हैं। हीट सेंसिटिव कंपाउंड्स लाइक एंटीबायोटिक्स, सीराज हार्मोन्स कैन बी स्टरलाइज बाय मीन्स ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर्स। हाँ, ये जो एंटीबायोटिक्स हैं, सीराज हार्मोन्स, अगर हमने इनकी स्टरलाइजेशन करनी है तो इनको हम फिर हीट वाले प्रोसेस से नहीं करते हैं, इनको हम मेम्ब्रेन फिल्टर प्रोसेस से करते हैं, क्योंकि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हीट सेंसिटिव हैं, ये फ़ौरन से जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिर हमारे पास आ जाते हैं केमिकल मेथड्स, जिनमें हम केमिकल्स को यूज़ करते हैं, जैसे हम एंटीसेप्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं, कीमोथेरापेटिक एजेंट्स यूज़ कर रहे हैं। तो केमिकल सब्सटेंस यूज ऑन लिविंग टिश्यू दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक्स। जैसे सेपरेट वगैरह आपकी स्किन के ऊपर लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाने से पहले आपने नोट किया होगा, सेपरेट लगाते हैं क्योंकि अगर वहाँ पे कोई बैक्टीरिया वगैरह मौजूद है तो वो मर जाए। Important chemical agents used for disinfection are oxidizing and reducing agents, for example, halogens and phenols, hydrogen peroxide, potassium permanganate, alcohol and formaldehyde, etc. inhibit the growth of vegetative cell and are used on non-living material. तो ये जो हमारे पास हैं डिसइंफेक्टेंट्स को हम नॉन लिविंग पे यूज़ करते हैं, लाइक किसी प्लेट को आपने डिसइंफेक्ट करना है, किसी पैट्री डिश को आपने जो है वो डिसइंफेक्ट करना है, किसी टेस्ट ट्यूब को डिसइंफेक्ट करना है, तो उसके लिए हम डिसइंफेक्टेंट करते हैं। कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स क्या हैं, जैसे हम मेडिसिन खाते हैं वो कीमोथेरेपेटिक हो गई, तो इसमें एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं। वर्क विद नेचुरल डिफेंस एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। दे आर सल्फोनामाइड्स, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन। दे डिस्ट्रॉय and inhibit the growth of microorganism in living tissue. अब यहाँ पर आपको येलो बॉक्स के अंदर दो इफ़ेक्ट्स बताए हुए हैं, माइक्रोबाइसिडल इफेक्ट एंड माइक्रोबायोस्टैटिक इनहिब। तो माइक्रोबाइसिडल इफेक्ट क्या है? इट इज़ वन दैट किल द माइक्रोब्स इमीडिएटली, यानी बाइसाइडल क्या है, वो फ़ौरन से माइक्रोब्स को मारने के लिए जो इस्तेमाल हो रहा। माइक्रोबायोस्टैटिक क्या है? इट इनहिबिट द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द सेल एंड मेनटेन द माइक्रोबियल पॉपुलेशन ऑफ कॉन्स्टेंट साइज, यानी वो क्या करते हैं, मारते नहीं हैं लेकिन नई जनरेशन को पैदा नहीं होने दे रहे हैं। मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स एंड फिजिकल एजेंट्स ऑफ कंट्रोल वेरी। डैमेज कैन रिजल्ट malfunctioning in cell wall, cell membrane, cytoplasm, enzyme और न्यूक्लिक एसिड, यानी इतने डैमेजिंग हैं कि ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया के सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम है, न्यूक्लिक एसिड है, उनको प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करने दे रहे होते हैं। तीसरा मेथड हमारे पास आ जाता है इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, जिसमें हम अपनी बॉडी को इस काबिल बना लेते हैं कि अगर कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करे तो हम उसके ख़िलाफ़ ख़ुद से फ़ाइट कर सकें। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन, और इसको करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उसको कहते हैं वैक्सीन, एंड वैक्सीन देने का जो प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज वैक्सीनेशन। तो मेथड ऑफ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू कंट्रोल माइक्रोबियल डिजीज इंक्लूड इम्यूनाइजेशन, एंटीसेप्सिस क्या है, प्रोसीजर टू एलिमिनेट और रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, कीमोथेरेपी एंड पब्लिक हेल्थ मेजर्स। पब्लिक हेल्थ मेथड्स में वाटर प्योरीफिकेशन, सीवेज डिस्पोजल एंड फूड प्रिजर्वेशन वगैरह आ जाती है। अब इस मेथड को सबसे पहले पास्चर ने डिस्कवर किया था। उसने क्या किया, इन 1880 ही आइसोलेटेड द बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर चिकन cholera. He grew it in a pure culture to prove that the really had isolated the bacterium responsible for disease. Pasteur made use of fundamental technique devised by Koch. अच्छा, उसने क्या किया, उसने सबसे पहले उस बैक्टीरिया को आइसोलेट किया जो चिकन कोलेरा जो है वो प्रोड्यूस कर रहा था। उस बैक्टीरिया को उसने कल्चर के ऊपर ग्रो करवाया। फिर वो देखने के लिए क्या वाकई ये एजेंट है, तो उसने कॉच प्रिंसिपल को यूज़ किया। कॉच प्रिंसिपल जो है ये आपको इसी चैप्टर की स्टार्ट में जो है वो दिया हुआ है। He arranged experiment for a public demonstration in which he repeated an experiment that have been successful in many previous trials in his laboratory. अच्छा, उसने फिर क्या किया, मुसलसल उसने अपनी लेबॉर्ट्री के अंदर प्रोसेस किए और देखा कि वाकई ये एजेंट जो है बीमारी पैदा करता है। तो उसने सबके सामने जो है वो इस एक्सपेरिमेंट को करने का फ़ैसला किया, यानी पब्लिक के सामने एक्सपेरिमेंट करने का फ़ैसला किया। He inoculated healthy chicken with his pure culture and waited for them to develop chicken cholera and die. तो उसने क्या किया, उसने सबके सामने चिकन लिया और जो उसने अपना प्योर कल्चर तैयार किया था जिसके अंदर वो बैक्टीरियम मौजूद था, उसने उसको बैक्टीरियम को उसके अंदर डाल दिया, इनोकुलेट किया, इंजेक्ट कर दिया। तो अब वो इंतज़ार करने लगा कि जी ये अभी चिकन मरेगा और सबके सामने पता चल जाएगा कि जी मैंने जो है ये बैक्टीरिया अलग कर लिया, मुझे पता चल गया कि कौन सा एजेंट है जो बीमारी पैदा कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, चिकन को कोई बीमारी नहीं हुई, कुछ वो मरा भी नहीं। तो अब ये परेशान भी हुआ कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट अपनी लेबॉर्ट्री में बहुत बार किया था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ,
तो उसने फिर क्या किया, उसने तमाम स्टेप्स को दोबारा अपनी लेबॉर्ट्री में कीनली ऑब्ज़र्व किया। उसको पता चला कि जो कल्चर उसने यूज़ किया था वो बहुत पुराना था और क्योंकि वो फ्रेश नहीं था, उसके अंदर जो बैक्टीरिया थे वो डेड हो चुके थे और इसका मतलब है उसने चिकन के अंदर डेड बैक्टीरिया डाल दिए, इसलिए बैक्टीरिया के अंदर जो विरुलेसिटी ख़त्म हो चुकी थी, वो बीमारी पैदा नहीं कर सके और जो है इसलिए चिकन को कुछ भी नहीं हुआ। तो उससे जो है उसने ये अख़ज़ किया कि अगर जो है इसको मैं इस्तेमाल करूँ इस कल्चर को और मैं इस डेड बैक्टीरियम को किसी एनिमल के अंदर इनोकुलेट कर दूँ, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर वो बीमारी ना सिर्फ पैदा होने से बच जाएगी बल्कि उसके अंदर कुत मुदाफ़त भी आ जाएगी। फिर उसने क्या किया, उसने इसी प्रिंसिपल को एंथ्रॉक्स के ख़िलाफ़ किया, वो काम कर गया। इसी तरह से इसने अब ये जो कल्चर तैयार किया था जिसको एटेन्यूएटेड कल्चर का नाम दिया जाता है, उसको उसने वैक्सीन का नाम दे दिया। इम्यूनाइजेशन इज द कल्चर ऑफ द बैक्टीरियम वैक्सीनेशन। Pasteur honored Edward Jenner, who had successfully vaccinated a boy against smallpox in 1796. तो क्योंकि इससे पहले जो है एडवर्ड जीनर ने स्मॉल पॉक्स की बीमारी के ख़िलाफ़ जो है वो पैदा कर लिया था, तो इस तरह से पास्टर ने भी उसी के प्रिंसिपल को यूज़ किया था। तो फिर इस तरह से ये चीज़ हमारे सामने आ गई कि हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं। जेनर हैड लर्न दैट मिल्क मेड हु कंट्रैक्टेड काउ पॉक्स फ्रॉम द काउज दे मिल्क्ड नेवर सब्सिक्वेंटली कंट्रैक्टेड द मच मोर विलेंट स्मॉल पॉक्स। अच्छा, अब ये जो जेनर था, एडवर्ड जेनर था, इसने वैक्सीनेशन का प्रोसेस कैसे किया, या हम इस वैक्सीनेशन को वैक्सीनेशन कहते क्यों हैं? वैक्सीनेशन का जो वर्ड है वैका से निकला है, वैका का मतलब होता है काउ। अब एडवर्ड जेनर जब स्मॉल पॉक्स के ऊपर काम कर रहा था ना, तो एक औरत आती थी उसके पास दूध देने के लिए, तो उसके हाथ पर उसने पस सेल्स को देखा था। उससे पहले वो एक बच्चे के ऊपर काम कर रहा था, बच्चे को स्मॉल पॉक्स थे, तो वो पस सेल्स बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसके होते हैं, उस बच्चे को थे, यानी स्मॉल पॉक्स के अंदर जो पस सेल्स होते हैं। तो एडवर्ड जेनर को क्यूरोसिटी हुई कि इसका मतलब है कि इस औरत को भी स्मॉल पॉक्स है, लेकिन औरत ने कहा जी मुझे तो इस तरह के कोई सिम्टम्स नहीं है। तो फिर उसने ये क़स्द किया कि उसने पूछा कि भाई आपके पास ये जो पस सेल्स हैं आपके हाथ में क्या है? तो उसने बताया कि जी मैं मिल्क निकालती हूँ, तो काऊ के ऊपर इस तरह के हैं और ये जो है पे मेरे हाथ पर लगे हुए हैं। तो इसने ये नतीजा निकाला कि इसका मतलब ये है कि ये जो बच रही है ना, इन्हीं पस सेल्स की वजह से बच रही है। उसने उसके हाथ से पस सेल्स लिए, उनको स्टडी किया तो वो डेड सेल्स थे। तो यहाँ से उसके दिमाग में एक आइडिया आया था कि अगर हम डेड सेल्स को, उसी डिजीज़ के डेड सेल्स को यूज़ करें तो इट मीन्स कि हम बच सकते हैं। तो फिर ये प्रोसेस आया और फिर वैक्सीनेशन का जो है वो आ गया। Pasteur also made a vaccine for hydrophobia, rabies disease transmitted to people by bites from the rabbit. इसके अलावा पास्टर ने हाइड्रोफोबिया के ख़िलाफ़ भी वैक्सीन बनाई। हाइड्रोफोबिया एक ऐसी बीमारी है, हाइड्रोफोबिया को हम रेबीज़ भी कहते हैं। ऐसी बीमारी है जो किसी पागल कुत्ते, पागल बिल्ली या किसी पागल जानवर के काटने से जो है ना हो जाती है। तो हाइड्रोफोबिया का मतलब है कि इस तरह जब ये बीमारी हो जाती है तो फिर जिस बंदे को होती है उसको पानी से बहुत डर लगता है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फोबिया का मतलब होता है खौफ, तो उसको खौफ सा जो है ना वो आने लग जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स एक ग्रीक वर्ड से निकला। एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोस का मतलब है लाइफ, यानी ऐसी मेडिसिन जो लाइफ के अगेंस्ट हो। एंटीबायोटिक्स आर द कीमोथेरेप्यूटिक केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। एंटीबायोटिक्स आर सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड बाय सर्टेन बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिट्स एंड फंजाई। टुडे सम एंटीबायोटिक्स आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, यानी हमने आर्टिफिशियल भी बना ली है। हाउएवर देयर ओरिजिन आर लिविंग सेल। टू डिटरमिन ड्रग ऑफ चॉइस वन मस्ट नो इट मोड ऑफ एक्शन, यानी जब भी आप किसी मेडिसिन को यूज़ करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसके पॉसिबल एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। मैसिव क्वांटिटीज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड विच आर फॉलोड बाय द वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बनती जा रही हैं मेडिसिन, इनका इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है, इससे जो है फिर ये हो गया है कि बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस बढ़ गई है। हम बिला वजह मेडिसिन ले रहे होते हैं, थोड़ी सी बीमारी में मेडिसिन ले ली। ख़ासतौर पे एंटीबायोटिक्स जो है वो इतनी जल्दी नहीं लेनी चाहिए, कम से कम उनको यूज़ करें ताकि बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस पैदा ना कर लें। Misuse antibiotics can interact with the human metabolism and in severe cases can cause death of human being. Misuse of antibiotics such as penicillin can cause allergic reaction. Similarly, streptomycin can affect auditory nerve, the causing deafness. यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, वो कान के ऊपर असर करती है, इवन के बंदे को बहरा भी कर सकती है। टेट्रासाइक्लिन एंड इट्स रिलेटेड कंपाउंड कॉज परमानेंट डिसकलरेशन ऑफ टीथ इन यंग चिल्ड्रन। टेट्रासाइक्लिन जो है वो दांतों को ख़राब करती है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।
तो क्या क्या करेक्टर हैं? साइनोबैक्टीरिया जो है ये भी हमारे पास किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। दे आर द लार्जेस्ट एंड मोर डाइवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया विच वर प्रीवियसली नोन एज द ब्लू ग्रीन एल्जी। पहले हम इनको ब्लू ग्रीन एल्जी के नाम से जानते थे। साइनोबैक्टीरिया जो हैं ये प्रोकैरियोट्स हैं। ये सब इनके करेक्टर, यानी पहला करेक्टर क्या है? दे आर प्रोकैरियोट्स। दूसरा करेक्टर क्या है? दे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड अपीयरेंस। थर्ड इज they range in diameter from 1 to 10 micrometer and may be unicellular, exist as colonies of many shape, or may be filamentous, consist of trichomes surrounded by miscellaneous sheet। यानी ये आपके पास सिंगल सेल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, ये इस तरह से करके कॉलोनी भी बना रहे होते हैं, और ये फाइलामेंटस भी होते हैं। फाइलामेंटस हो तो ट्राइकोम बनाते हैं और उनके गिर्द एक ऐसे करके जो है वो मिसलीजियस शीट जो है वो मौजूद होती है। इस तरह से मिसलीजियस शीट मौजूद होती है जो इनकी प्रोटेक्शन कर रही होती है। देयर फोटोसिंथेटिक सिस्टम क्लोजली रिजेंबल दैट ऑफ यूकैरियोट बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल ए एंड फोटोसिस्टम 2। दे कैरी आउट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। दे यूज़ वाटर एज इलेक्ट्रॉन डोनर एंड जनरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। यानी जो हमने ऊपर बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा ना, उससे थोड़ा डिफरेंट होते हैं ये। साइनोबैक्टीरिया यूज़ फाइकोबिलिन एज एसेसरी पिगमेंट। Photosynthetic pigments and electron transport chain components are located in thylakoid membrane lined with particles called the phycobilisomes। तो इसमें हमें thylakoid membranes मिलते हैं और thylakoid membranes के ऊपर छोटे छोटे से particles हैं, phycobilisomes। ये जो particles हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करते हैं। ये जो हम पढ़े ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फोटो सिस्टम वगैरह, ये सब आप पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स के अंदर, इनको डिस्कस करेंगे आप। Phycocyanin pigment which is blue in color is their predominant phycobilin and carbon dioxide in them is assembled during the Calvin cycle। इसमें प्रॉपर कैल्विन साइकिल भी मिलता है, जैसे चलता है जैसे हमारे पास हायर प्लांट्स में चलता है। इनमें जो रिजर्व फूड है दैट इज़ ग्लाइकोजन। साइनोबैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन फ्रेगमेंटेशन। इन साइनोबैक्टीरिया हार्मोगोनिया काइनेट्स एंड हेटेरोसिस्ट आर प्रेजेंट। तो ये तमाम के तमाम करेक्टर्स जो हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर किंगडम मोनेरा, ये कंप्लीट हो गया। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।